तस्वीर सामने आ रही मोहन भागवत, ये देखिए मोहन भागवत इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं नागपुर की ये तस्वीर आपके सामने। और यहां पर आप देखिए मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां से एक बार फिर से नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हो। और इस बीच मोहन भागवत की तस्वीर आपके सामने है। और मोहन भागवत आप देख पा रहे हैं नागपुर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो नागपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। और 7 बजे से, जैसा हमने आपको बताया, 7 बजे से आज वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। आनंद पांडे का हम रुख करते हैं, जैसा अब हमारे संवाददाता उनका हम रुख कर रहे हैं। अलवर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आनंद बात की जाए राजस्थान की, तो जो आज 12 सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है, इन 12 में से 11 बीजेपी के पास गई थी। इस वक्त वहां पर कैसी तैयारियां पोलिंग को लेकर और क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अलवर में जो है इस बार मुकाबला जो है जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का है, और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव कई लड़ा है, और जो बीजेपी और जो केंद्रीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि जो राज्यसभा के सांसद है वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो यही वजह भूपेंद्र यादव इस बार चुनावी मैदान में है और उनकी किस्मत इस बार दाव पर लगी है। और अलवर की हम बात करें तो यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने जनता से वादे किए। हालांकि उनके जो अपोनेंट है ललित यादव, वो यंग है, वो कांग्रेस के अब मौजूदा विधायक है, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। लेकिन ये जो सीट है यहाँ पर यादव वर्सेस यादव के बीच में लड़ाई, यानी कि ललित यादव बनाम भूपेंद्र यादव के बीच की लड़ाई है। और भूपेंद्र यादव बार बार ये कहते रहे हैं कि आप यहाँ मेरा चेहरा मत देखिए, आप यहाँ पर मोदी का चेहरा देखिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और मोदी की गारंटी देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भूपेंद्र यादव ने यहाँ की जनता से वोट मांगी है, और ये यादव के दबदबे वाली सीट रही है। यहाँ पर 8 से 9 बार यहाँ पे यादव जो है सांसद चुनकर आए हैं। लेकिन इस बार जो लड़ाई है यादव बनाम यादव हो गई है। तो ऐसे में बीएसपी जो है, जिसने एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो ऐसे में मुस्लिम और जो एससी वोटर्स हैं किधर जाएंगे, उसको लेकर उसके नतीजे से एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। तब पता चलेगा कि आखिर मूड कैसे है। लेकिन दोनों ही प्रत्याशी जो है वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। और अलवर जो है पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी इस सीट को जीत रही है। ठीक है, आपके पास आएंगे एक बार फिर से आनंद। और इस बीच रुपेश का हम रुख करते हैं बिहार का, वहां पर मौजूद है, गया से इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश, जरा तस्वीरें भी आप दिखाइए जहां पर आप मौजूद है, कैसी तैयारियां। लेकिन साथ साथ बड़ा दिलचस्पी है कि क्या नीतीश कुमार का इंडिया ब्लॉक से जो डिफेक्शन है उसके बाद क्या यह मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नीतीश कुमार हैं। लेकिन सुबह सुबह दर्शकों के लिए कुछ तस्वीरें, कितनी खूबसूरत, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसके लिए कितनी खूबसूरत तैयारियां की गई हैं, क्या समीकरण हैं, क्या तैयारियां हैं, उस पर चर्चा पूरे दिन होगी। लेकिन सुबह सुबह TV9 भारतवर्ष की जो अपील कि आपके लिए ये जो लोकतंत्र का जो महापर्व है, ये पूरी तैयारियां यहाँ पर सिर्फ आपके लिए हैं। और देखिए, कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, और इसलिए मैं दिखलाना चाह रहा हूँ ताकि लोग इंस्पायर्ड हों, लोगों को ये लगे कि जो घर में बैठे हुए हैं इन बुजुर्गों से ज़रा सीखिए। ये बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मी हैं, मैंने अब से कुछ देर पहले इनसे बात की। ये इसी कॉलेज में, गया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और गया कॉलेज के कुछ रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं। आप 6:30 से ही मैंने देखा कि आप कतार में आ गए। हम आ गए टाइम से। उम्र क्या हो गया आपकी? उम्र 70। नौजवान नहीं दिख रहे हैं हमको, मतलब कुछ ही गिनती के लोग हैं, अभी कुछ वक्त लगा है। जल्दी जल्दी आप लोग आइए और वोट दीजिए। मैसेज दे रहे हैं। हाँ, मैसेज दे रहे हैं, जल्दी जल्दी घर से निकालिए, नहीं तो धूप में मत निकालिए, सभी ठंडा ठंडा में निकालिए। क्या मैसेज देंगे लोगों को? आपकी उम्र क्या होगी? जी, मेरी जो 70 साल बताया ना, 76। चलिए ठीक है, तो जोश काफी यहां पर नजर आ रहा है सभी के अंदर। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। लेकिन अब कोयंबटूर को रुख करते हैं, कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। कोयंबटूर बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर जो बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट कुमार कुंदन, वो खुद यहां पर एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? पिछली बार डीएमके के पास जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, 39 में से 38 वोट डीएमके के पास ही गई थी। देखिए, इस बार अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, डीएमके है, एआईडीएमके है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी ने एक नया बज क्रिएट किया है तो वो है अन्नामलाई। पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है, और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक नया सिपहसालार मिला है, जिसके बदौलत वो तमिलनाडु की राजनीति में एक बार अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। जहां तक कोयंबटूर की बात करें तो यहाँ भी हमारी जब उम्मीदवारों से बात हुई तो उन उम्मीदवारों का साफ कहना था कि जीत हमारी हो रही है। लेकिन
मैं एक बात बताना चाहूंगा कि स्थानीय मुद्दे और तमाम तरह की चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी पैठ बनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त मैं करूर में मौजूद हूं। ये वो जगह है जो अन्नामलई का गांव है और हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पोलिंग बूथ है जहां पे कि अन्नामलई अब से थोड़ी देर बाद वोट करने के लिए आएंगे। हालांकि वो चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं कोयम्बटूर से, लेकिन वो करूर के उत्तापट्टी गांव में वहां पे रहते हैं, तो वहां पे जो पोलिंग बूथ है वहां से अब से थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। तो सबकी निगाहें एक तरीके से अन्नामलई पे है और यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस बार जनता वोट करती है। और एआईडीएमके से गठबंधन नहीं होने के बाद जो एआईडीएमके में दो फाड़ हुआ है, उसके बाद वोटिंग का शिफ्टिंग कितना भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, नहीं होता है, यह सब कुछ निर्भर करेगा। और अगर एक अच्छे चुनाव की जिसकी बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कई सारी ऐसी जगह हैं तमिलनाडु में, वहां पे अच्छा फाइट भी दे रही है, चाहे हम कन्याकुमारी की बात कर लें, चाहे मदुरई की बात कर लें, चाहे हम रामेश्वरम की बात कर लें या तिरुनेलवेली की बात कर लें। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल। तो तमिलनाडु का मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आता है। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता सुमंत और रविशंकर, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन इस बीच मैं शंभुनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस बार, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं दक्षिण का, तमिलनाडु का, नॉर्थ ईस्ट का भी, जहां पर पोलिंग आज हो रही है, क्या ये दोनों रीजन बहुत डिसाइसिव साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? बड़ा फोकस रहा है इन दोनों जगहों पर। देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी की कोई बहुत प्रतिष्ठा या दांव पर नहीं है। यही स्टेट प्रेसिडेंट कोयम्बटूर से जो लड़ रहे के अन्नामलई, हो सकता है कि ये अच्छी फाइट दें, ये और कन्याकुमारी में भी दे सकते हैं। बाकी कोई सीट ऐसा लग नहीं रहा कि तमिलनाडु में बहुत बीजेपी के लिए या उसके एलाइज के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। ये दो सीटें हैं और ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि जिसका खास तौर पर जो सुदूर दक्षिण जिसे कहते हैं, तमिलनाडु के इलाके में कोई पैठ नहीं थी और कर्नाटक के आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो वहाँ एक बढ़ने का एक तरीका जरिया मिलेगा। दूसरी जगह पे देखा जाए तो जैसा कि कह रहे थे अपने आकू जी कि कहीं जो पहले था लगभग वही, पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नगीना के बजाय हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का एक धक्का दे इनको कैराना में, क्योंकि कैराना में अभी भी लड़ाई, खासतौर पर इकरा हसन बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं और जो दूसरे उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं बसपा से, तो श्रीपाल राणा हैं, तो वो वोट बीजेपी काटेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को वहाँ पे 7 सीटें, 8 में से 7 का हो सकता है लड़ाई अच्छी है, लेकिन एक में कमजोर है। सहारनपुर भी इस बार लग रहा है कि ठीक जाएगी। नगीना की जो बात कर रहे थे, नगीना में मुझे लगता है कि बीजेपी ठीक लड़ाई लड़ रही है। तो ये इस तरह, बाकी बंगाल, असम, सभी जगह लगभग वही स्थिति रहेगी जो पिछली बार थी। कोई बहुत ज्यादा फर्क और उलटफेर आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं आऊंगा समीर जी आपके पास भी, लेकिन इस बीच पीलीभीत का रुख करते हैं। सुमंत वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमंत, अगर पीलीभीत की बात की जाए, बड़ा दिलचस्प है, यहां से लगातार वरुण गांधी 3 बार रहे सांसद, लेकिन इस बार उनकी जगह यूपी सरकार मंत्री हो और बड़ा अहम चेहरा और जो कि बीजेपी में आए जितिन प्रसाद, उन्हें इस बार उतारा गया। कैसी वहां पर फाइट नजर आ रही है और क्या वहां से तस्वीरें जरा आप दिखाइए पोलिंग को लेकर भी। बिल्कुल, देखिए करुणा, इस बार पीलीभीत जो है यूपी की हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर दांव खेला है। इस वक्त मैं उन्हीं की कोठी पे मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर बाद जितिन प्रसाद यहां से निकलेंगे। यहां से नज़दीक ही हनुमान मंदिर है, वहां पूजा करने जाएंगे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि इस बार पीलीभीत पर सबकी नज़र है। मैं बता दूं कि पीलीभीत में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभा की है, सीएम योगी ने 3 जनसभा की है और विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है पीलीभीत की सीट जीतने के लिए। तो पीलीभीत पर सबकी नज़र है। मुकाबला जो है जितिन प्रसाद का, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है भगवत शरण गंगवार, वो भी 6 बार के विधायक हैं, यूपी सरकार में मंत्री रहे। और एक और सबसे अहम बात करुणा मैं बता दूं, सुमंत आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं और अब वोटिंग का टाइम शुरू होने जा रहा है। इस वक्त सीधे आपको मुजफ्फरनगर लिए चलेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट संजीव बालियान हमारे संवाददाता के साथ मौजूद हैं। मुद्दा क्या है जिस पर वोट पड़ेगा बीजेपी के लिए? विकास और गरीब कल्याण, मोदी जी का ही मंत्र है। विकास और गरीब कल्याण, लेकिन वो गाजियाबाद से गाजीपुर तक के वादे कर रहे हैं। मैं नहीं समझ में आया क्या मतलब है आपका गाजियाबाद? अखिलेश यादव गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन्होंने कहा गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हमारी हवा है। उनकी हर बार हो, फिर एक पिन लग जा, शू सारी हवा निकल जा। इस बार भी निकल जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा इस बार
यहाँ पर? हर लोगों के मन में अच्छी भावनाएं हैं, लोग इस बात से लाड करते हैं, लगाव करते हैं, लोगों को खुशी है इस बात की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि मुद्दा चाहे जो भी हो अपनी जीत का दावा करते हुए सुबह सुबह निकले हैं वोट डालने, वही थोड़ी देर में जाएंगे। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, मुजफ्फरनगर। जी हां, तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव शुरू हो चुके हैं। मतदान बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, चंद सेकंड्स के बाद शुरू होने वाला है। लोकतंत्र के महापर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, इस उत्सव को मनाने के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सभी तैयार हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष की जारी। ये बहुत बड़ा फेज है। जितने भी फेज हो रहे उनमें सबसे ज्यादा मोहन भागवत आपके सामने वोट डालने पहुंचे हैं और आज नितिन गडकरी की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। संघ का मुख्यालय नागपुर बेसिकली ट्रेडिशनल कांग्रेस का बैस्टियन है, लेकिन नितिन गडकरी ने सारे वहां पर कॉम्बिनेशंस अपसेट कर दिए। और नितिन गडकरी, हालांकि बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई कि नितिन गडकरी का पहली लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, इसको लेकर भी बड़ी सारी बातें हुई, लेकिन फिर नितिन गडकरी का नाम आया। हमने TV9 ने नितिन गडकरी का जो इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ कहा कि हम ही जीतेंगे। वहां पर कांग्रेस कई पॉकेट्स में हमेशा से फाइट देती है और इस बार नागपुर में नारा लगाया गया है, अब की बार 5 लाख पार। जब मैंने गडकरी साहब से पूछा कि ये क्या है, तो उनका ये कहना था 400 तो देश के लिए है, 5 लाख जो होगा हमारा इस बार का मार्जिन होगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इस बार नितिन गडकरी इतने कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई जो है वो मार्जिन को लेकर है। संघ का मुख्यालय है, उसके बावजूद कांग्रेस का बैस्टियन रहा है, लेकिन अभी इस बार जो चीजें आपके सामने ये देखिए, यहां पर मोहन भागवत वोट डालने पहुंचे और ये बड़ा अच्छा साइन है। देखिए, सबसे पहले वो वोट डालने पहुंचे हैं। इस बार जमकर वोटिंग होनी चाहिए। 102 सीटें सबसे बड़ा फेज है। अगर पहले फेज की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा फेज है। 102 सीटें, 8 से 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 पूर्व राज्यपाल। इस पूरे चुनाव में इस फेज के अंदर उनकी किस्मत दांव पर होगी। करीब 1600 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर पहले फेज की बात की जाए तो पहले फेज में अगर 2019 से इसकी तुलना की जाए तो बीजेपी को 39 सीट्स मिली थी। बीजेपी को 39। जितिन प्रसाद, देखते हैं आज उनकी भी किस्मत का फैसला होने वाला है। क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। अरे यार इतने सर आज पहले चरण का चुनाव है, कौन बनेगा पीलीभीत का टाइगर? ऐसा है, ये पहले से ही सुनिश्चित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये चुनाव हो रहा है, उनके 10 वर्ष का जो कार्यकाल है वो जन जन तक पहुंची हैं योजनाएं। और ये पीलीभीत का जहां तक सवाल है, अधिकतर ग्रामीण अंचल है। यहाँ देखा गया है कि जो 10 वर्ष में योजनाएं चली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो धरातल तक पहुंची हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कृषि, यहाँ के टूरिज्म, यहाँ के जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, उन सब के जीवन में परिवर्तन आया है। उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री स्थापित होंगे, 400 सीटें पार करके। 8 सीटें हैं, पिछली बार आप लोग 3 सीटें। तो देखिए, पीलीभीत से बीजेपी कैंडिडेट जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए, योगी सरकार में मंत्री बने और इस बार पीलीभीत का मुकाबला उनकी मौजूदगी ने काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि वरुण गांधी का यहां से टिकट काटा गया और जितिन प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा किया। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। रविशंकर दत्ता कूच बिहार पश्चिम बंगाल से हमारे साथ लाइव हैं। कोयम्बटूर आपको ले चलेंगे। कुमार कुंदन वहां से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शुभम गुप्ता छिंदवाड़ा से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और स्टूडियो में तमाम खास मेहमान। हमें अपने दर्शकों को ये स्क्रीन दिखा देनी चाहिए। आपके बगल में देखिए, मेरे और समीर के एक्सट्रीम राइट में आपके सामने आ रहा है क्या इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, और ऊपर आप देखिए कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत पर फैसला होने वाला है। लेफ्ट साइड में कहां जो आप मेरे लेफ्ट में यानी आपके स्क्रीन पे लोगों के ठीक नीचे कहां वोटिंग हो रही है, किन किन जगह पर वोटिंग हो रही है, वो आप देख रहे हैं। सभी बैक टू यू। बिल्कुल, और स्टूडियो में हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से एक बार फिर नागपुर लिए चलते हैं। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं सुनते हैं।
अरे स्टील बाजू हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ। एक मिनट आराम से भाई, माइक लावता इथे जरा, इथे लावूंगा। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे मतदान मतदान सर बोल रहे मतदान अपना कर्तव्य है और अधिकार भी है। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। धन्यवाद। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजेत। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केलेलं आहे। बाकी गोष्टी आज नसतात बोलायच्या। बड़ी भयंकर गर्मी है। मोहन भागवत जी ने कहा है अपना मतदान जरूर करिए, और इसी गर्मी के चलते पिछली बार नागपुर में एवरेज कम वोटिंग हुई थी, अराउंड 55%। तो इस गर्मी से निपटिए और तुरंत बाहर निकलिए और जमकर अपना वोट डालिए। समीर। बिल्कुल, और टीवी9 भारतवर्ष भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है, अगर आज आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है तो वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। रामपुर से हमारे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रामपुर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दिल्ली के मस्जिद के इमाम को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान में उतारा है, और आजम खान इसके पक्ष में नहीं थे। अखिलेश यादव वहां प्रचार के लिए नहीं गए। पंकज, क्या समीकरण इस बार नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं तो अभी रामपुर में एक बूथ पर खड़ा हूं और 7 बजे से यहां पोलिंग शुरू हो गई। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है, और दिलचस्प मुकाबला इसीलिए भी है कि आजम खान जेल में बंद हैं और आजम खान की गैर मौजूदगी में यहां चुनाव हो रहा है। और सबसे हैरानी की जो बात है और बड़ी बात यह है कि आजम खान के विरोध के बावजूद, यानी उनके पसंद के आदमी को समाजवादी पार्टी ने यहां से उम्मीदवार नहीं दिया। वो जो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं उनको उतारा गया है। आजम खान के समर्थक भी विरोध कर रहे हैं, उनका खुले तौर पर तो नहीं, उनके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां चुनाव प्रचार भी नहीं किया, बगल की मुरादाबाद सीट पर वो वोट मांगने आए थे। इसीलिए देखना होगा ये, और बीएसपी का भी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार है, तो क्या मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा यहां बीजेपी को होगा रामपुर में? हालांकि पिछली बार बाईपोल में बीजेपी की जीत हुई थी, यहां 50% से अधिक मुस्लिम है, इसीलिए बीजेपी के लिए हमेशा से ये सीट मुश्किल वाली रही है। इसके बाद सीधे हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कोयम्बटूर एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। के अन्नामलाई ने चीजों को बदला है, ऐसा कहा जाता है। के अन्नामलाई की एक हवा वहां पर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन के अन्नामलाई को कितनी चुनौती मिल रही है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि खाता तो वो खोल रहे हैं, लेकिन कैसे। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ है कुमार कुंदन, जिन्होंने के अन्नामलाई का इंटरव्यू लिया था। कुमार, रविशंकर हमारे साथ है कूच बिहार से। कुमार का सिग्नल टूट गया है, लेकिन जनता का सिग्नल नहीं टूटना चाहिए वहां पर। सीधे मैं चलूंगा, रविशंकर मेरे साथ है। रविशंकर, कूच बिहार से आप मौजूद हैं। जमकर कैंपेनिंग की, दीदी ने कैंपेनिंग की, और हमने देखा कि परसों बंगाल में क्या हुआ हम सब जानते हैं। अभी क्या हालात है वहां पर, और अभी लोगों का जोश कैसा है? संगे कथा बोल, थोड़ी सी दिक्कत है रवि, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको दुरुस्त करा लेते हैं। समीर चौगावकर जी, पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रामनवमी के दौरान हिंसा हुई और यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आया। इसके अलावा संदेश खाली मुद्दे का कितना असर पश्चिम बंगाल में चुनावों पर इस बार आप देखते हैं?
देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज़्यादा फोकस इस बार रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, उन्होंने 3 राज्यों को बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल एक प्रमुखता से था, महाराष्ट्र रहा और तमिलनाडु पर उन्होंने काफ़ी फोकस था और उसके साथ केरल भी रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इस बार योजना है कि 2019 में उन्हें जो 18 सीटें मिली थी उससे बढ़ाकर सबसे बड़ा दल बनने के लिए ममता बनर्जी को सेकंड नंबर पर लाने का है। 25 सीटों का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चल रही थी। चुनाव के पहले संदेश काल की घटना ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार उपलब्ध करा दिया था ममता बनर्जी को लेकर, और मुझे लग रहा है कि बंगाल का चुनाव इस बार ध्रुवीकरण पर होने वाला है पूरा, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सीए लागू किया है, उसका भी एक बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि 18 सीटों का जो बेंचमार्क सेट किया था पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, उससे आगे बढ़ सकती है? उस बेंचमार्क को भी तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से 25 सीटों पर बंगाल के अंदर जीत सकती है। अगर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में आती है तो मुझे लगता है अब ये तो खैर पता लगेगा होगा क्या। लेकिन मेरे साथ इस वक्त कुमार कुंदन जुड़ चुके। कुमार, बड़ी जबरदस्त अन्ना मलाई ने वहां पर कैंपेनिंग की, आपने खुद उनका इंटरव्यू किया। अभी अगर ये बात की जाए इंथुजियाज्म, यूफोरिया, अगर वोटर्स की बात की जाए तो क्या हाल है वहां पर? देखिए, जैसा कि गर्मी की आप बात कर रहे थे, नागपुर में पिछली बार काफी गर्मी की वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ था, वही हालत यहां भी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि कई सारे लोग लाइन में आ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। दरअसल मैं अभी कुकर डिस्ट्रिक्ट के पास मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पे कि अन्नामलाई थोड़ी देर बाद वोट करने के लिए आएंगे। इसी गांव से अन्नामलाई यहां पैदा हुए और यहीं से निकलकर वो आईपीएस बने और आईपीएस से अब पॉलिटिक्स में आए हुए हैं और एक नई दिशा, और कह सकते हैं तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी को नई राजनीतिक पैठ बनाने के लिए अन्नामलाई एक बड़ा चेहरा के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों से उम्मीद की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि अब जल्दी आके वोट करें। अब बात करते हैं राजनीतिक विश्लेषण की कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके के लिए सबसे बड़ा दांव है कि उनके पास इस बार बहुत कुछ खोने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां सीटें आती हैं तो डीएमके को एक बड़ा धक्का लगेगा। एआईडीएमके पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि कुमार कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अक्कू जी, तमिलनाडु की अगर बात की जाए, जो टर्न अराउंड फैक्टर्स हैं वहां पर क्या आपको दिखाई देते? इंटरेस्टिंगली इस बार के अन्नामलाई के ऊपर स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी का खुद का अंदर खाने ये कहना है, वो बात कर रहे हैं कि भले ही सीटों में ट्रांसलेट ना हो लेकिन वोट शेयर में होगा। के अन्नामलाई खुद कहते हैं मैं 2026 की भी लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, असली में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और कुछ राज्यों में विपक्ष जो है दूसरी तरीके से तैयारी कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ये तैयारी जो है वो तमिलनाडु में ये जरूर है कि वो अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी करेगी, क्योंकि वहाँ विपक्ष का एक वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भरने की कोशिश में है। लेकिन ये नहीं है कि उसका फोकस अभी के चुनाव में नहीं होगा। तो 24 का ये जो चुनाव लोकसभा का है, इसके लिए भी फोकस है और कम से कम 5 सीटों पर उसने फोकस कर रखा है। अन्नामलाई की सीट सबसे बड़ी है। अन्नामलाई खुद एक बड़े हीरो के रूप में सामने आए हैं, संघर्ष के नायक के रूप में सामने आए हैं, प्रधानमंत्री खुद तारीफ कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास है और सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, आईपीएस रहे हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने काम किया और जिस तरीके से काम किया वो अपने काम को आगे ला करके कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अन्नामलाई पे काफ़ी बड़ा दारोमदार है। अन्नामलाई जीते ना जीते, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2 गुना से ज्यादा कर ले जाते हैं तो उन पर आगे आने वाले दिनों में भी भरोसा किया जाएगा। सर, एक अपील यहां पर प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर, एक्स पर बल्कि एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने ये कहा है, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सभी सीटों के लिए मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। समीर,
बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं। अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव से बात की है थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। जल्दी से वो बातचीत भी आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव सबसे ज्यादा है। मैं सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अधिक से अधिक मतदान करें। अधिक से अधिक मतदान ही लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि पिछले 2 बार से यहाँ पे बीजेपी जीत रही है, लेकिन विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पूरा विकास करने का हमने लोगों को कहा है। मोदी जी की गारंटी का विषय पूरा कहा है। एक सवाल और सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या ऐसे वादे आपने किए हैं जो चाहते हैं कि जनता उसके बिना 2 महीने लड़ा है, सारे विषय करे हैं, जनता मोदी जी की गारंटी के साथ। और अब बात कर रहे हैं वोटिंग को लेकर मुजफ्फरनगर के बीजेपी उम्मीदवार क्या कह रहे हैं संजीव बालियान। संजीव बालियान की अगर बात की जाए, इस बार ऐसा लग रहा है टफ फाइट है। वहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं। वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है अभी इस फेज में, और जो टफ फाइट है क्या क्या फैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं गौरव अग्रवाल से बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान इस वक्त हमारे साथ हैं। आज उनकी सीट पर मतदान है। संजीव जी, मतदान शुरू होने वाला है, क्या कहना चल रहे हैं जी। मैं भी वोट डालने जाऊंगा गाँव में, रास्ते में लोगों से मिलता हुआ जाऊंगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट। कैसा चुनाव चल रहा है जनता के बीच, क्या बहुत बढ़िया चुनाव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मोदी जी को तीसरी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप देखना आज का माहौल साफ बन रहा है। इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सामने एक जांच प्रत्याशी लगता है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? पहली बात तो इंडिया गठबंधन यहाँ है, कांग्रेस को तो मरी एक जमाना हो चुका, तो सपा बच गई भाई। आप गठबंधन में कुछ नहीं। और भाई किसी न किसी जाति का तो चुनाव लड़ना ही है। जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सर्व समाज चुनाव लड़ाता है। कोई जाति नहीं चाहती कब चुनाव। विधायक भी नहीं, गाँव का प्रधान नहीं बना सकती जाति। सर्व समाज से मिलकर जो भी बनता है। तो 400 पार में यहाँ से भी एक आपकी सीट से तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो क्या चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वो तरह तरह की बातें इसके लेकर। आपका क्या कहना है? संविधान तो हमने 370 हटाई जब भी बदला था। इसका मतलब हमारी मेजोरिटी थी। जिनके पास कहने को कुछ नहीं, जिनके पास करने को कुछ नहीं, वो जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, संविधान वही है, वही रहेगा। सबको वही सुविधाएं पहले मिलती है, आगे भी मिलता रहेगा। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि 400 पार से रोकना है तो भ्रम फैलाइए, झूठ बोलिए, यही काम चल रहा है। मुद्दा क्या है जिस पर वोट पड़ेगा बीजेपी? विकास और गरीब। अखिलेश यादव गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन्होंने कहा गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक उनकी हर बार हो, फिर सारी आवाज़ निकल जाए, बार भी निकल जाए। राम मंदिर का मुद्दा इस बार यहाँ पर हर लोगों के मन में अच्छी भावनाएं, इस बात से लाड़ करते हैं, लगाव करते हैं, खुशी है। तो संजीव बालियान को आपने सुना। इस बार उनकी अपनी सीट पर कई तरह की चुनौतियां हैं, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने TV9 से खास बातचीत में जीत का दावा किया है, जरा ये भी सुनिए। जितिन प्रसाद इस वक्त हमारे साथ है। जितिन जी, ये बताइए कि इस बार पीलीभीत में क्या चुनौतियां आपको लग रही, क्या माहौल लग रहा है? कोई चुनौती नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल और उनके काम के आधार पर लड़ा जा रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास ना कोई पॉलिसी ना प्रोग्राम, और आने वाले 5 साल में जो मोदी सरकार करेगी अपने तीसरे कार्यकाल पे, उसके आधार पे जनता का समर्थन मिल रहा है। वरुण फैक्टर भी है, देखते हैं आप उनका टिकट काटा, क्या कुछ नाराजगी भी है, कुछ चुनौती है? हम सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी निर्देश देती है वो किया जाता है, और जन जन साथ दे रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और पार्टी के दम पे यही आगे। आपके बाहरी होने का मुद्दा उठाया जा रहा है, बाहर के हैं दोनों उम्मीदवार, जो विपक्ष है, आप भी बाहर से हैं। और विपक्ष कहाँ के हैं? वो भी बात ही नहीं है। हमारा तो यहीं पे खेती है, यहीं पे हमारी जमीन है, और बात सीधी है, पीलीभीत से पीढ़ियों का रिश्ता है। मोदी पीएम फैक्टर, सीएम फैक्टर कितना है? पीएम ने भी जनसभा की, सीएम ने भी जनसभा की, बिल्कुल लगता है आपको? लगता यही है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जनता बिल्कुल समर्थन दे रही है, और जनता के बीच में हम लोग आज देखिएगा, मत पड़ेंगे, कमल का फूल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। सीधे चलूंगा मैं, यहां पर हमारे खास मेहमान हैं शबू जी। एक बड़ा सवाल है कि जो एक क्लीन स्वीप या बहुत सारी बातें चल रही थी, संजीव बालियान की सीट, अगर बात की जाए, उनको लेकर बड़ी टफ फाइट हो रही थी। ऐसी करीब 20 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुत कड़ी चुनौती है। आपका टेक इस पर? देखिए, संजीव बालियान के लिए एक दिक्कत तो हरिंदर मलिक हैं जी, वो भी जाट हैं। चूंकि ये बालियान है, शायद इसीलिए राकेश टिकैत, वो चूंकि खुद भी बालियान गोद से आते हैं, इसलिए उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। पूरे चुनाव में
इसके पहले तो लगातार राकेश टिकैत बीजेपी पे हमलावर रहे, लेकिन चुनाव के दौरान अब कुछ नहीं, एकदम चुप्पी साध गए। और यहाँ तक कि इसके पहले जो किसान आंदोलन अभी कुछ महीनों पहले हुआ, उसमें भी वो चुप रहे। तो इसका वजह ये भी है कि जाटों का भी दबाव पड़ा होगा, लेकिन हरिंदर मलिक जमीन के आदमी हैं, तो टक्कर बहुत जबरदस्त है वहाँ पे, और बसपा भी टक्कर दे रही है। इतना आसान नहीं है संजीव बालियान के लिए सीट निकालना। शंभुनाथ जी, एक और चुनौती का मैं जिक्र करूंगा, संगीत सोम, जो लगातार डंके की चोट पर कह रहे हैं वहां घूमकर कि हम बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, संजीव बालियान के पक्ष में नहीं। ये जो आपसी सिरपुटव्वल है, ये भी कुछ असर दिखाएगी क्या? देखिए, जो संगीत सोम है, चूंकि उनको टिकट भी नहीं मिली, तो सारा जितना यहाँ पे वो क्षत्रिय समाज को लेकर नहीं, राजपूतों का जो विरोध चल रहा है, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर भी हो, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे संगीत सोम है। अचानक इतनी बड़ी बड़ी रैली करना, पिछले दिनों एक रैली में 10-15 हजार लोग पहुंच गए। लोग भीड़ में तो वैसे भी इस गर्मी में कौन निकलता है, अचानक रैली में पहुंच जाना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उसके लोगों का पैसा लगा था। राजस्थान में भी चल रहा है, तो ये जो लगातार ये जो राजपूतों का गुस्सा है, वो कई बातों को लेकर के है ना, कई बातों को लेकर के है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव पहले और दूसरे फेज में होना, वहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले फेज में हम मुजफ्फरनगर देख रहे हैं या सहारनपुर देख रहे हैं, सेकेंड फेज में पूरा मेरठ मंडल आ जाएगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध दिखाई पड़ रहा है। इवन गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी विरोध दिखाई पड़ रहा है, खुर्जा में जहाँ उनका बहुमत है। तो संगीत सोम का कोई ना कोई रोल है, जिसके लिए ये सारे जो बिल्कुल, यानी आपसी विरोध का सामना करना पड़ेगा, और इसका भी खामियाजा मुमकिन है उठाना पड़े, भुगतना पड़े। अब देखना होगा कि चुनाव में होता क्या है। छिंदवाड़ा का जल्दी से रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित भट्ट उधमपुर से जुड़ रहे हैं। राजीव सिंह का रुख करेंगे, वो नागपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, सबसे पहले अब मैं आपके पास आऊंगा। छिंदवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र सीट जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और इस बार इस सीट के लिए पुरजोर ताकत झोंक दी गई है। असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है। 2014 में जब बीजेपी की इतनी लहर थी, उसमें चुनाव नहीं जीती, 2019 में नहीं जीती, और इस बार तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, रोड शो किया, न सिर्फ रोड शो किया बल्कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में रात भी रुके, देर रात बैठक हुई। जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के तो 9 बार दौरे छिंदवाड़ा में हो चुके हैं। यहाँ के जो मेयर थे, कमलनाथ के करीबी थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक विधायक शामिल हो गए, दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के सबसे करीबी थे, 40 साल से उनका साथ बना हुआ था, वो शामिल हो गए। तो पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी हुई है कि किसी भी तरह से कमलनाथ को कमज़ोर किया जाए। बहरहाल ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ ही देर बाद कमलनाथ और उनका परिवार आएगा वोट डालने के लिए। इनसे कुछ लोग भी आए, मतदाता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम से जुआ। क्या मुद्दे हैं आपके छिंदवाड़ा के इस बार? अच्छा, आप बताएं, आप युवा मतदाता हैं, क्या नाम है आपका? नकुलनाथ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? रवि माहौर है। क्या मुद्दे हैं छिंदवाड़ा के इस बार? विकास के लिए कमलनाथ जी को वोट डालेंगे। चलिए, तो मतदाता अपना मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखना होगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। बंटी साहू बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जितने बड़े नेता यहाँ पर आ सकते थे, जितनी रैली हो सकती थी, जितने रोड शो हो सकते थे, वो सब किया है। इससे पहले का अगर आप चुनाव देखें 2019 का, तो नकुलनाथ 37,000 वोटों से छिंदवाड़ा से जीते थे, और उस समय कमलनाथ हालांकि मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार 2019 शुभम, हम आपके पास आ रहे हैं, हम सीधे चलेंगे उधमपुर। उधमपुर की अगर आबादी की बात की जाए तो न्यू मैक्सिको जो सिटी है उससे कहीं गुना न्यू मैक्सिको से ज्यादा है, लेकिन तीसरे टर्म के लिए जितेंद्र सिंह यहां पर ताकत आजमा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा। अंकित, क्या हाल है वहां पर, और ये बताइए लोगों में उत्साह है कि नहीं, वोटिंग के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल निशान, धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। हर वर्ग जो है वो यहाँ पर वोट अपना कास्ट करने के लिए आया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, और लगातार जो वोटिंग है वो हो रही है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे।
क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट कास्ट करेंगे? सर वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोट रहे? हाँ। पहली बार डाल रहे हैं? हाँ। आप? सेकंड टाइम है। क्या पार्टी देख के डेवलपमेंट को लेकर किस चीज़ को? तो मुद्दों को देख के देंगे ना वोट। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? सर मुद्दे यही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 6-7 साल हो गए हैं, अभी तक भर्ती वगैरह कोई नहीं हो रही है। जेकेपी की तरफ से कोई कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सरकार ही नहीं है पहले नंबर पे। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वोट है वो कास्ट किया जा रहा है। साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आप खड़े हुए हैं, क्या डेवलपमेंट एक मुद्दा है जिसको लेकर आज वोट कास्ट करेंगे? हमारा मुद्दा यही है जनाब, देखो रोज़गार खुलना चाहिए, कारोबार खुलने चाहिए, जो जिन बच्चों ने पढ़ाई की है नौकरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे सबको ही मिलेगी, लेकिन ये बंद ही हो गया सब कुछ। इस वक्त संजीव बालियान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। गौरव उनसे बात कर रहे हैं। आप 6500 वोट से जीत पाए थे कल। पिछले महागठबंधन मेरे सामने था, इस गठबंधन मेरे साथ है और सामने अकेले। आप तक वोट डाल रहे हैं आप अभी? 8:30 तक घर पहुंच जाऊंगा गाँव में। संजीव बालियान कह रहे हैं पिछली बार गठबंधन आरएलडी अलग थी इसलिए टाइट था, इस बार क्योंकि उनके साथ है इसलिए उनके लिए चुनाव बहुत ज्यादा कठिन नहीं है और मतदान जोर शोर से चल रहा है और 8 साढ़े 8 बजे तक वो भी मतदान करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, ये यहाँ का मुजफ्फरनगर का शहर का एक पोलिंग बूथ है सुजड़ू। वहां पर आप देख सकते हैं, आप अगर कतारें देखें लोगों को आप देख सकते हैं, लोग काफी यहाँ से इस वक्त मतदान करने जा रहे हैं। क्या भैया कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने। क्या नाम है आपका? ब्रजलाल। ब्रजलाल, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद जावेद। वोट डालने जा रहे हैं? क्या इस बार क्या मन में है वोट डालते वक्त? कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा आपके लिए? सभी है हमारे लिए, सभी है। चाचा क्या नाम है? पदम सिंह राणा वाल्मीकि। यस सर। पदम सिंह राणा वाल्मीकि, आप बताइए जरा, यहाँ पर वोट यहाँ पर डालने आए हैं आप, आपके मन में, इधर आइए, सबसे बड़ा आपके मन में मुद्दा क्या है? दिल, मोहब्बत, प्यार। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। क्या करते हैं आप? सफाई का काम करता हूँ, सीपर का। अच्छा। यस। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्गवार भी हैं जो वोट डालने आए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? सराफत अली। वोट पड़ गया जी? सुबह सुबह ही वोट डाल दिया? हाँ, ठंड ठंड में डाल दी, फिर गर्मी हो गया। अच्छा, ठंड ठंड में डाल दी। तो क्या दिमाग में क्या था जब वोट डाला था? दिमाग में ये था कि मेरी वोट कामयाब होनी चाहिए। आपका वोट कामयाब होना चाहिए। तो ये मुजफ्फरनगर में आप देख सकते हैं एक पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर अभी सुबह सुबह इस वक्त आप देखिए 7:25 का वक्त है और सुबह ही लाइनों में कतारों में यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं, पुरुष दिख रहे हैं और मतदान बड़े सुचारू ढंग से यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। आइए जरा महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या सोच रही है इसको लेकर, उनके मन में क्या है। एक महिला जब मतदान करती है तो वो क्या सोच के कर रही है? मैम क्या है आपके लिए मुद्दा इस चुनाव में? जी हमारे लिए है कि हमारी सरकार कामयाब हो जाए। आपकी सरकार कामयाब हो? जी। विपक्ष वाले या इंडिया वाले कह रहे हैं महंगाई, रोजगार ये एक मुद्दा है, आपके लिए है? जी। क्या वोट डालने आई हैं, क्या सोच के डालने आई हैं? ताकि अच्छा हो, सब देश में अच्छी सरकार आए, अच्छा देश में अच्छा है। हाँ, सब अच्छा हो। आपके मुजफ्फरनगर में आपको लगता है यहाँ पर पार्टियां आप लोगों के लिए बात कर रही हैं? हाँ जी, बात कर रही हैं। जी। आप चाची कहाँ से आई हैं? यहीं से आए जी। यहीं से आए? वोट डालने सुबह सुबह? हाँ जी। तो पहले मतदान उसके बाद कुछ? हाँ जी, हम वोट डालने आए और हमारी सरकार सही रही। तो देखिए गौरव अग्रवाल बात कर रहे थे वोटर से और वोटर्स का मिजाज क्या है। जब आप उनसे बात कीजिए तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति जी, वेस्टर्न यूपी का समीकरण इस बार कुछ बदलता हुआ आप देखती हैं क्या? क्योंकि इंडिया गठबंधन को तब बड़ा झटका लगा जब आरएलडी एनडीए के खेमे में आ गई, लेकिन इन चुनावों के दौरान हमने कई जगहों पर आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें भी सुनी। क्या होता देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी जो बीजेपी का एक जो सबसे बड़ा स्लोगन है इस चुनाव में जी, वो सिर्फ अभी तक जो दिख रहा है और जो आपने बहुत सारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा पूरे भारत की तस्वीर दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हिमालय, उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है। 5 सीटें जो हैं आज के फेज़ में जो हैं लोग वोट करने जाएंगे। तो कश्मीर और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मोदी की जो गारंटी है वो सिर्फ उत्तर भारत में छाई हुई है। अभी आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए भारत के वोटर्स को
कि जो मोदी जी हैं वो सिर्फ उत्तर भारत के प्रधानमंत्री हैं, दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और आज की तारीख में इस चुनाव में ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक जो है जाहिर किया कि आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले कहा था कि मैं चवन्नी नहीं बनना चाहता बीजेपी की कोalition के अंदर। अब देखिए आज जो चवन्नी है वो खोटे का सिक्का है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाहिर है कि वो अब बीजेपी के साथ हैं और जैसे अभी संजीव बालियान ने भी कहा कि आरएलडी क्योंकि अब बीजेपी के साथ है, उनके साथ है, तो उनके लिए और बाकी जो 8 सीटें हैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनके लिए शायद इतना टाइट नहीं होगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ये जो 8 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें आप देखिए उसमें मुस्लिम आबादी काफ़ी हद तक काफ़ी जो है फैली हुई है, बड़ा लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि हम मुस्लिम औरतों के लिए जो हमने जो ट्रिपल तलाक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ बीजेपी बात करती है पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर कि हम एक आउटरीच कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो ये क्या मैसेज जाता है लोगों की तरफ, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पे 8 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, सही बात है। वहां पे इतनी बड़ी आबादी असर पड़ेगा वेस्टर्न यूपी में, ये देखने वाली बात होगी। क्या मैसेज है ये? बिल्कुल। और वेस्टर्न यूपी पर हम बात कर रहे थे, अब आपको सीधे राजस्थान के समीकरण की तरफ ले जाते हैं और निधि वसंदानी जयपुर ग्रामीण से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, 25 में से 12 सीटों पर राजस्थान की वोटिंग हो रही है। इस बार राजस्थान का समीकरण क्या नजर आ रहा है? हालात, माहौल कुछ बदला नजर आ रहा है या वही 2019 जैसी बम बम वाली स्थिति है बीजेपी के लिए? देखिए समीर, आपने जिस तरह से कहा 2014-2019 कन्वेंशनल सीट रही है बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर चुनौतियाँ थी। लेकिन राम मंदिर मुद्दा भी है, जाति समीकरण भी मुद्दा है। 44 लाख वोटर्स जो हैं वो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं इस वक्त जयपुर शहरी इलाके में हूँ और पूरा मिलाकर जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण मिलाकर 44 लाख वोटर हैं। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में जुट रही हैं। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन लंबी कतार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जी अम्मा, वोट डालने आई? हाँ, डाल दिया बेटा। डाल दिया वोट? ठीक। क्या मुद्दे हैं इस बारी? जीत हो जाए, सबसे मुद्दा, बड़ा मुद्दा यही है। जीत हो जाए? किसकी? मोदी की। तो आप पसंद करती हैं प्रधानमंत्री को? हाँ जी। तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? क्या मुद्दों को लेकर आप ले आई यहाँ पर मतदान करने? मुद्दा नहीं समझती बेटा हम। मुद्दा नहीं, इश्यूज नहीं समझ में आए? आप तो कई बसंत देख चुकी हैं। नहीं, वो तो बात मान ली बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही है। हाँ, वोट दे दिया आपने? कौन दिया? नहीं दिया वोट? अभी कतार में खड़ी हुई है। कुछ और हैं। मैम, क्या नाम है आपका? योगिता। क्या मुद्दे हैं इस बार जयपुर की जनता वोट करने निकल रही है? इतना। हाँ, किस मुद्दे के आधार पर आ रहे हैं आप वोट करने? बस हम तो अपने अधिकार पे वोट देने। अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहिए? अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीर आज सुबह ट्वीट करके ये देश की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में, उत्सव में हिस्सा लें। कुछ और मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं अजीत सिंह मैडम। जी, क्या आप बोलना चाहेंगे? कुछ इश्यूज जो जयपुर में, किस इशू के आधार पर यहाँ पर जनता इतनी बड़ी तादाद में देख रही हूँ सुबह सुबह वोट डालने पहुंची? देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता में जो उत्साह नजर आ रहा है, उसका ही ये परिणाम नजर आ रहा है कि लोगों को इतना भय हो चुका है कि हम टूट रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। विकास हुआ है। हमारी एकता और अखंडता के लिए। दीदी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम सीधे जा रहे हैं अभिजीत के पास। लेकिन जयपुर की अगर बात की जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार में जो मंत्री रहे वो खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास, वो यहां से कांग्रेस का चेहरा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर चुनाव। और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीजें बदल रही हैं। अब किस दिशा में बदल रही हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये हमारे मेहमान और हमारे वहां से रिपोर्टर्स बता सकते हैं। लेकिन गढ़वाल से अभिजीत ठाकुर हमारे साथ हैं। ये बताइए सबसे पहले वहां पर क्या हाल है, क्या जोश चल रहा है, चीजें कैसी दिखाई दे रही हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या उत्साह दिख रहा है वोटर्स में?
बिल्कुल पहाड़ों में इस बार जबरदस्त उत्साह, लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण और आज पहले ही दिन उत्तराखंड के तमाम 5 सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त हम पौड़ी गढ़वाल के एक मॉडल पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, लोगों का, मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन एक विशेष तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे सामने आप ये कतार देखिए, सुबह 7 बजे से ये कतार इसी तरह से लगी है और ये सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही है मतदान के लिए। ये सामने से ये तस्वीर दिखाइए विपुल, और यहाँ पर देखिए कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या आपको लगभग बराबर यहाँ पर दिखाई देगी। पूरा उत्साह लोगों में मतदान को लेकर है और हम बातचीत भी कर रहे थे। लोगों का कहना है कि पहले मतदान और फिर कोई और काम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी उम्र वर्ग के आपको मतदाता दिख जाएंगे। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में मुद्दे होंगे वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा मतदाता हैं। विकास तो हो ही रहा है, आपको कभी बात हो चुकी है आपसे। बाकी हम देखना चाहेंगे कि पौड़ी में भी काफी काम होना अभी बाकी है। अच्छा। हाँ, और हॉस्पिटल के भी बहुत हॉस्पिटल और तमाम मुद्दे हैं। आप लोगों से भी बातचीत करेंगे पिछले मतदानों में और इस बार के मतदान में क्या बदलाव आप देखते हैं। इस बार बहुत अच्छे से सजाया गया है सब। बहुत बदलाव है और बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुद्दे क्या है स्थानीय पहाड़ों में इस बार? 7 बजे से ही लोग लाइन में आ गए, वोट करने के लिए ज्यादा जागरूकता फैलाई। 6 बजे से लगे हैं। अच्छा, 6 बजे से लगे हैं। जी, उधर लेट हो गए ना थोड़ा। अच्छा, मुद्दे तो ऐसा है ना, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ राज्य स्तरीय हैं, कुछ लोकल हैं। अब उनमें फैसला करना है, पर लोकल टक्कर कैसी है इस सीट पे? ठीक है अभिजीत, मैं आता हूं आपके पास। देखिए अभिजीत वोटर से बात कर रहे हैं। अक्कू जी, एक छोटा सा रिएक्शन, इस बार उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो चुका है, क्या इसका भी कुछ असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? और पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद उत्तराखंड क्या और मजबूत हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप मानते हैं? अक्कू जी। जी बिल्कुल, धामी के आने के बाद में उत्तराखंड मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हुआ है। उसके पहले उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला बन गई थी और ज़्यादातर लोग उस प्रयोगशाला में विफल रहे। लेकिन जिस आदमी जो खुद चुनाव हार गया और वो जब बना तो उसने अपने अलग तरीके से पेश किया और आज हालत ये है कि प्रधानमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर विश्वास रखता है, वोटर उस पर विश्वास रखते हैं और उनकी उसके पीछे, ये इमेज के पीछे उनका काम है। चाहे पिछले दिनों जब ये हमारा सुरंग वाला मामला हुआ था वो हो या जब बाढ़ वगैरह हुई तब हो, तो उन्होंने काम को लेकर के बड़ी शिद्दत के साथ काम किया और सभी नेताओं को, जितने वरिष्ठ नेता थे उनको साथ में रखने की कोशिश की और ये कोशिश उनकी कामयाब हुई। और आज इसी कोशिश के बल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है। वहाँ पर 5 सीटों पर उसको उम्मीद है कि वो जीतेगी और हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अक्कू जी। गौरव अग्रवाल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। गौरव, संजीव बालियान से आप बात कर रहे थे वोट कास्ट करने के बाद, और इस वक्त देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कह रहे हैं, जल्दी से वो सुन लेते हैं, उसके बाद गौरव का रुख करेंगे। में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। नवीन में तो तस्वीर आप देख रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, उनके सामने कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है गोविंद राम मेघवाल और करीब 62% यहां पर वोटिंग हुई थी बीकानेर की अगर बात की जाए। भी अपना उन्होंने वोट डाला है। वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे जल्दी से। गौरव, आपसे सवाल बीच में कट गया था, मुजफ्फरनगर में क्या खास बात इस बार आपको नजर आ रही है? और थोड़ी देर पहले स्टूडियो में हम बात कर रहे थे संगीत सोम फैक्टर की, उसका भी कुछ असर है क्या? बड़े नाराज नजर आ रहे थे वो सबसे बड़ी गवाह है पिछले 44 साल की और वो सच्चाई का साथ दे। अमित शाह भी आए, अमित शाह है सर, इस बार अमित शाह है, रोड शो हुए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, प्रशासन सब लेता है।
जो काम आपने किया है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। मुझे छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। सर आपके जितने करीबी थे, चलो सर तस्वीरें आपके सामने हैं। कमलनाथ का पूरा परिवार हनुमान मंदिर पहुंचा है। जनता जनार्दन फैसला करने वाली है। बेटे नकुलनाथ खड़े हुए हैं। सीट का नाम है छिंदवाड़ा और पिछली बार जमकर वोटिंग हुई थी। 85%, लगभग 86% यहां पर वोटिंग हुई थी। ये ट्रेडिशनल बैस्टियन है कमलनाथ परिवार का, अगर बात की जाए। अब तो परिवार कह सकते हैं आप इसमें। और यहां पर इंटरेस्टिंग है कि क्या होगा नतीजा। भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए आपके सामने हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या उनका कहना, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। यहाँ पर कमलनाथ और उनका पूरा परिवार दर्शन करने के लिए पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मंदिर में दर्शन के लिए पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। तुरंत बताएंगे, लेकिन इसमें एक शार्प और क्विक रिएक्शन समीर जी से लेना चाहूंगा। समीर जी, नकुल का फ्लिप फ्लॉप, जा रहे हैं आ रहे हैं, घर से पार्टी के झंडे लग रहे हैं हट रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, एक तो बात है बता दो कि नकुलनाथ जो 102 कैंडिडेट आज पहले फेज के जो मतदान में कैंडिडेट खड़े हो, जो सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट जो है वो नकुलनाथ है। 650 करोड़ की संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर की है। मुझे लग रहा है इस बार नकुलनाथ के लिए बहुत आसान नहीं होगा ये सीट को निकालना। इस बार बंटी साहू जो भारतीय जनता पार्टी के 2019 में भी कैंडिडेट थे, इस बार भी काफ़ी चुनौती दे रहे हैं। काफ़ी बड़े छिंदवाड़ा के जो लीडर्स थे, मेयर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए, 2 से ज़्यादा विधायक चले गए, 8 से ज़्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और अमित शाह ने टारगेट लेकर चला था कि 2024 में हमें छिंदवाड़ा जीतना है। और बीच में जब ये हवा चली थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उस समय जो कमलनाथ का रिएक्शन था कांग्रेस को लेकर, उसकी एक बड़ी नाराजगी जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर छिंदवाड़ा में रही है। मुझे लग रहा है कमलनाथ कितनी भी कोशिश कर ले, नकुलनाथ की सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा। और नकुलनाथ का जो व्यवहार है वहाँ की जनता के साथ बहुत सहजता से मिलते नहीं है, कमलनाथ मिलते हैं। आप देखिए 2 बार के सांसद है, लेकिन आज भी कमलनाथ सब प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, नकुलनाथ पीछे थे। तो मुझे लग रहा है नकुलनाथ का जनता से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहा। वहीं बंटी साहू जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनका जनता से लगातार संपर्क रहा। मुझे लग रहा है उसका फायदा उन्हें इस बार मिलने वाला है। बहुत कड़ी चुनौती है। वही जगह है जहां पर चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले शिवराज पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि ये कमजोर कड़ी हमारी, इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। सीधे चलेंगे, गौरव और निधि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। गौरव, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे वो बुजुर्ग, वो बाबा जिनसे आपने इंटरव्यू लिया था, बड़ा अच्छा लग रहा था वो इंटरव्यू। और संजीव बालियान का हमने देखा, वहां पर जोश से लबरेज थे, लेकिन वो जोश वोटर्स में कितना दिखाई दे रहा है, ये बताइए जरा। देखिए, जोश में तो हर कैंडिडेट है और हर कैंडिडेट अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन जिस प्यार मोहब्बत की आप बात कर रहे थे, वो प्यार मोहब्बत यहाँ पर बूथ पर भी दिख रही है। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से यहाँ पर वोट पड़ रहा है और सुबह से लोग बड़ी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। बात होती है संजीव बालियान के लिए, यहाँ पर क्या संगीत सोम का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है उनके लिए, जो समीर भी पूछ रहे थे। खुद सीएम योगी ने दोनों की मीटिंग ली थी, पैचअप करवाने की कोशिश की थी। अब वो हुआ पैचअप नहीं हुआ, वो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन संजीव बालियान ये दावा कर रहे हैं छोटी मोटी वहां पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कोई नहीं। दूसरी मुजफ्फरनगर में पिछली बार चौधरी अजीत सिंह के मात्र 6,500 वोट से संजीव बालियान जीते थे। इस बार आरएलडी क्योंकि साथ में है, लेकिन सामने इंडिया गठबंधन ने एक जाट प्रत्याशी। गौरव, हम आपके पास आ रहे हैं। उस बेल्ट में चीनी बड़ी मशहूर है, लेकिन आज सवाल नमक का है। वोटिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पोस्ट की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा है, मजबूत और निर्णायक नेतृत्व को वोट करें। ये गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट जरूर करें।